हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर यू। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है किसके बीच में, अमल कमीशन के बीच में, एब्जॉर्प्शन के बीच में और रिकंस्ट्रक्शन के बीच में। अब इनके डिफरेंस की बात करूँ तो सबसे पहले मैं इसकी मीनिंग की बात मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि मीनिंग क्या था। कल जो हमने करा था कि अमल कमीशन होता क्या है और एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन। अमल कमीशन का मतलब ये है कि जब दो कंपनीज जो हैं एक नई कंपनी को बनाते हैं, मर्ज होकर सेम बिजनेस कर रहे हैं। वो याद था ना कि जब वो एक दो कंपनी ए और बी कंपनी जो है वो मर्ज होकर एक नई कंपनी बना रही है तो वो क्या बन जाएगी, अमल कमीशन हो जाएगा। तो वैसे ही अमल कमीशन का लिक्विडेशन क्या होगा कि ऑल द कंपनीज विच गोज इनटू अमलगमेटेड आर लिक्विडेटेड। लिक्विडेशन का मतलब यहाँ पर है कि जिसकी कैश की वैल्यू, जिसको हमने पूरा उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी को ख़त्म लिक्विडेट करना, ठीक है, उसकी लिक्विडेशन कर दी। मतलब लिक्विड में कहते हैं ना तरल पदार्थ, लिक्विडेशन का मतलब सही होता है, लेकिन हम इस लिक्विडेशन का मतलब यहाँ कैश के टर्म में बात कर रही हूँ मैं, और एसेट्स और लाइबिलिटी उसकी ख़त्म कर दी क्योंकि हमने वो दूसरी कंपनी में चले गए हम। अब ऑल द कंपनीज, अब इसमें अमल कमीशन में लिक्विडेशन किस कंपनी की होगी, जो अमल कमीशन में आएगी। यानी कि जब ए और बी कंपनी अमलगमेट हो रही थी, ठीक है, वो दोनों चेंजेस हो रहे थे और एक नई कंपनी को बना रही थी, तो अमलगमेटेड कौन सी होगी, लिक्विडेशन किसकी होगी, ए और बी कंपनी की होगी। ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ अपनी एब्जॉर्प्शन सेकंड टाइप की। अब इसमें लिखा हुआ है कि ओनली दैट कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन हुज बिजनेस इज परचेज बाय अनदर कंपनी, कि जिसका जो बिजनेस है परचेज किया जाएगा दूसरी कंपनी से। यानी कि अगर ए कंपनी जो है एब्जॉर्ब की जा रही है बी कंपनी के से, ठीक है, तो ए कंपनी लिक्विडेशन में आ जाएगी और बी कंपनी यानी कि जो परचेज की गई थी बाय अनदर कंपनी से। अब थर्ड में बात करूँ रिकंस्ट्रक्शन की, तो रिकंस्ट्रक्शन में वो कंपनी आएगी जो सिक होगी क्योंकि वो रिकंस्ट्रक्टेड हो रही है, ठीक है ना। ओनली दैट कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन विच इज़ बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड, मतलब जिसमें चेंजेस हो रहे हैं। अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या होंगी एक नई कंपनी की। एक न्यू कंपनी क्या फॉर्म की जाएगी। पहले तो मैं फॉर्मेशन की बात करूँ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी की कंपनी हमारी फॉर्म की जाएगी। यस, अमल कमीशन में नई कंपनी बनेगी, ए और बी को मर्ज करके, मेरी सी कंपनी बन रही थी अमल कमीशन के अंदर। वैसे ही इसमें लेकिन जो हमारी एब्जॉर्प्शन है उसके अंदर अमल नई कंपनी नहीं बनेगी क्योंकि ए कंपनी जो हमारी से पहले पुरानी कंपनी थी और बी भी हमारी पुरानी कंपनी थी जो मर्ज हो रही थी। मतलब ए कंपनी से, मतलब जो बी कंपनी में जा रही थी वो पहले से पुरानी कंपनी थी, तो नई कंपनी तो नहीं बनी ना, कोई पुरानी वाली चल रही है। अब रिकंस्ट्रक्शन में भी हमारी कई बार नई कंपनी बन जाती है क्योंकि वो पुरानी कंपनी जो होती है बिल्कुल सी ख़त्म होती है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, इसलिए कई बार नई इसलिए हम न्यू कंपनी को बनाते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगला टॉपिक पॉइंट है मेरा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाएगी। अब वही बात, फाइनेंशियल पोजीशन तो कंपनी की सेम ही रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि जब ए और बी दोनों सेम बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, अब वो मर्ज होके सी में चले गए, काम तो उसका वही है, ठीक है ना, काम तो वो बिजनेस सेम ही कर रहा है, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सेम ही रहेगी। बस ये हो जाएगा कि उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। कहाँ, वो पहले 4 लाख का बिजनेस कर रहा था, अब ए और बी दोनों को मिला के 8 लाख तक का बिजनेस हो जाएगा। अब उसके बाद मैं बात करूँ एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एब्जॉर्विंग कंपनी इज़ यूजली साउंड, ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इन कंपैरिजन टू एब्जॉर्ब कंपनी। मतलब कि जैसे ए कंपनी हमारी बी कंपनी के अंदर गई, ठीक है, तो बी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी वो अच्छी हो जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि ए कंपनी के जो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स भी जाएंगे, एसेट्स जो है वो बी के अंदर चले जाएंगे, तो फाइनेंशियल पोजीशन बी की अच्छी हो जाएगी। अब आगे थर्ड में बात करूँ कि रिकंस्ट्रक्शन, वही बात, रिकंस्ट्रक्शन हम तब करेंगे जब हमारी ओल्ड कंपनी बहुत ख़राब होगी, तभी हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, वरना तो हम ऑब्जर्व कर लेते अगर उसकी कंडीशन अच्छी होती है। तो इसलिए इस टाइम पे फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो बिल्कुल ख़राब होती है, सिक होती है बिल्कुल। जो इन कंपनीज के अंदर जो है हमेशा हमें क्या पाया जाता है, लॉस पाया जाता है, ठीक है।
अब उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये कंपटीशन को अमल कमीशन के अंदर हम अमल कमीशन क्यों करते हैं, ताकि हम जो है कंपटीशन को ख़त्म कर सकें। ठीक है, टू एलिमिनेट द कंपटीशन अमंग द एमिलेटेड कंपनी, मतलब जब ए और बी दो कंपनीज, पहले मैंने बताया ना कि 8 लाख तक की कैपिटल बन जाएगी उसकी, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, तो वैसे ही उसका जो कंपटीशन है, कंपटीशन लेवल अच्छा हो जाएगा। इसमें भी ये ए कंपनी जब बी में मर्ज हो जाएगी तो बी कंपनी की जो बिजनेस होगा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस एंड अचीव द इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन को प्रोवाइड करवाने में हेल्प करेगा। रिकंस्ट्रक्शन में क्या करता है जी, रिकंस्ट्रक्शन में तो वो रिटर्न ऑफ कर देता है लॉसेस को, और ऑफरिंग करता है कि शेयर होल्डर्स जो, ताकि हम ट्रूली रिप्रेजेंट कर सकें कि नेटवर्थ क्या है, रियल बिजनेस उसका कितना है, वो चीज़ जानने के लिए। आगे मैं बात करूं कि शेयर होल्डर्स की पोजीशन क्या हो जाएगी। अब अमल कमीशन के अंदर जो पुराने शेयर होल्डर्स थे वो अब नए कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। ठीक है ना, वो नई कंपनी में मर जाएंगे, जैसे ए और बी के दोनों के शेयर्स थे वो सी में आ जाएंगे, तो सी के वो न्यू कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, और उनको उनके प्रोपोर्शनेट जो उनके शेयर है इक्विटी के अकॉर्डिंग उनको अमाउंट दे दी जाएगी। मतलब जैसे अगर 10+10 की मैं बात करूँ, पहले 10 के शेयर चल रहे थे तो अब 20 के हो जाएंगे, तो 20 के अकॉर्डिंग उसको शेयर दे दिए जाएंगे। आगे परचेजिंग कंपनी जो है उनके पहले से अपने इक्विटी शेयर्स होंगे, और जो दूसरा शेयर होता कंपनी या तो वो सेल कर सकता है, या फिर जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके पास चांस होता है कि वो नॉर्मली या तो वो कंटिन्यू कर लेते हैं, डू नॉट हैव कंटिन्यू, क्योंकि कई बार वो कंटिन्यू नहीं करते इन द प्रोपोर्शनेट शेयर इन द इक्विटी ऑफ द परचेजिंग कंपनी। मतलब परचेजिंग कंपनी जो है जिसको हमने जिसने परचेज किया है, एब्जॉर्प्शन करी है, ठीक है, वो कई बार अपने शेयर होल्डर्स को कंटिन्यू नहीं करते, जो दूसरे हैं जिसके हमने शेयर्स परचेज करे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको जो है नॉर्मल जो है प्रोपोर्शनल इक्विटी शेयर्स, मतलब प्रोपोर्शनल प्रॉफिट उनको नहीं प्रोवाइड किया जाता। अब इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि जो पुरानी नई कंपनी होगी उनको ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि पहले तो उसको बेचारे को लॉस ही मिल रहा था कि अब शायद कोई प्रॉफिट मिल जाए, इसलिए वो प्रोपोर्शनेट शेयर से कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आज का टॉपिक जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि अमल कमीशन और एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है।